अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। ये राहदारियाँ जहाँ से मैं अभी गुज़र रहा हूँ, यूँ तो आपने बहुत सारे ड्रामों में देखी होंगी। आज हम भी इन राहदारियों से गुज़र कर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ आज जिस ड्रामे के सेट पे हम आपको लेके आए हैं वो आपको बहुत पसंद है। वो भी शोहरत की बुलंदियों को इस वक्त छू रहा है, आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ आपके ज़हनों में उस ड्रामे को लेके सवाल भी हैं। तो जनाब, आज हम आए हैं कफ़ील के सेट के ऊपर, और मुझे जो जहाँ तक पता चला है कि आज इस सेट के ऊपर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे सरप्राइजेज़ को रिवील ना करें, थाम के रखें, क्योंकि कफ़ील के अभी चंद ही एपिसोड्स हुई हैं जो आपने देखी हैं। आगे ड्रामे में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त इस सेट के ऊपर आपके दोनों फेवरेट लीड एक्टर्स सनम सईद और इमाद इरफानी मौजूद हैं। उनके अलावा मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर मीसम नकवी भी सेट के ऊपर मौजूद हैं। उनके साथ कोशिश करेंगे बात हो, जो आपके जहनों में सवाल हैं, जो मेरे जहनों में सवाल है, कोशिश करेंगे उनके जवाबात लें। हमारे सेट विज़िट्स को आप बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है आज के हमारे सेट विज़िट को भी आप बहुत पसंद करेंगे। और ये जो सेट है, इसकी गहमा गहमी मुझे यहाँ से ही ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि अंदर बहुत रौनक है, रौनक मेला लगा हुआ है। आखिरी बार जब मैं इस लोकेशन पे आया था तो यहाँ पे मेरे पास तुमो की शूट हो रही थी, एंड मेरे पास तुमो एज यू नो वेंट ऑन टू बिकम अ बिग ब्लॉकबस्टर। कफ़ील को भी आप लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाली किस्तों को देखने के बाद कफ़ील भी रेटिंग के एतबार से, व्यूज़ के एतबार से शायद मेरे पास तुमो का नंबर क्रॉस कर जाए। ऐसा होगा नहीं होगा, ये खैर फ्यूचर में हमें पता चलेगा। फ़िलहाल आएँ, आपको दिखाते हैं सेट के ऊपर कौन मौजूद है, उनसे गपशप करते हैं और आपको सारी गहमा गहमी दिखाते हैं। फॉलो मी। अच्छा, हम सेट पे तो आपको लेके आ गए हैं, लेकिन एक ज़रूरी ऐलान भी सुन लें। इस सेट के ऊपर आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, 2 एपिसोड्स मिलेंगी। आज के एपिसोड में हम आपको ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं रिवील कर सकते क्योंकि अभी बहुत सारे सरप्राइजेज़ आपके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इन स्टोर है, जो कि अगले हफ्ते रिवील होंगे। सो बज़ की अगले हफ्ते की एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। दैट विल ऑल्सो बी कफ़ील स्पेशल, जिसमें आपको और बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो अब तक आपको पता नहीं है। फ़िलहाल ये देखें ज़रा, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नीसा भाई? बिल्कुल ठीक सर, मज़े में, फिटफाट ज़बरदस्त। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके सेट में आएँ। सर मैं इजाज़त देने के उसमें नहीं हूँ। नहीं, आपका चाहे आए, आपकी जगह। डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। मैं वाकई में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें सारे दरवाजे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए। उन्होंने कहा जहाँ जाना है जाएँ, जिससे बात करनी है करें, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अभी कफ़ील जिस मोड़ पे है, थोड़ा सा क्लिफ हैंगर चल रहा है। थोड़ा सा नहीं सर, बहुत सारा चल रहा है क्लिफ हैंगर, और हमारी शूट पे भी इसी तरीके का माहौल चल रहा है। कुछ नए सरप्राइजेज हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि जरा माहौल भी, तो वो ये है कि आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगा कि किस तरीके का माहौल बन रहा है। क्या अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा? अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा, इसका पार्ट 2 होगा बस का, जिसमें आप देख सकेंगे वो सरप्राइजेस क्या हैं, और हमारा भी चैप्टर 2 होगा जिसके अंदर हम, ठीक है। अब जो इनिशियली कफ़ील के टीजर्स आए थे, उससे ये बात तो क्लियर होगी कि देयर विल बी अ जंप, कहानी आगे जाएगी। अभी ऑब्वियसली इट्स टू सून टू स्पीक अबाउट दैट कि वो चैप्टर 2 क्या होगा, कहानी में क्या एक तब्दीली आएगी। बट मुझे ये बताएं कि अभी तक जो 8 किस्तें आई हैं, उसके ऊपर ज़ाती तौर पे जो फीडबैक आपको मिला है, आपने कैसे असेस किया? अच्छा हसन, मुश्किल था थोड़ा सा असेस करना, क्योंकि देखें मैं इस ड्रामे को एक और नाम भी देता हूँ। इस ड्रामे का नाम है फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग। Why? There's a reason. फ्रस्ट्रेशन है मीसम ये? I want the audience to be frustrated enough. Yes, I want my audience to be frustrated. अगर वो हो रही है ना, मेरा टारगेट पूरा हो। शुक्र है आपने ये बात कह दी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसको क्वेश्चन करना शुरू हो गए। Yes. कि यार मीसम का ड्रामा है, उमैर अहमद ने लिखा है, सनम सईद हैं, तो उस ड्रामे में ऐसा कैसे हो सकता है? मीनिंग कि ज़ेबा के किरदार जो है वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किए, जुल्म कह लें या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसमें है, उसको बर्दाश्त किए जा रही है। हाँ, क्योंकि हम तो बर्दाश्त करने वाले, ये इंटेंशनल है। I want my audience to be in that stage, ताकि वो ये देख के, अगर वो ये बोलना शुरू हो गई ना कि यार ये क्यों कर रही है ऐसा, ये फैसला क्यों नहीं ले रही है, इसके साथ ये हो रहा है, ये स्पीक अप क्यों नहीं कर रही। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी सर, लोग स्पीक अप नहीं करते। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिर सवाल ये पैदा होता है कि
ड्रामा तो 90s में बेस्ड है, तो हम 2026 में हैं। Yes. तो क्या आपको लगता है कि 2026 में भी ऐसा होता है? मुझे लगता है 2026 में भी ऐसा होता है। पहली बात तो ये, यस, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, नॉट इन दैट सेंस कि मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा है जैसे 90s में होता था। 90s में अगर रेशो है 100 ख़वातीन है ना, तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि 70-80 का एक रेशो है जो चुप रहती हैं। 2026 के अंदर हम रेशो देखेंगे 50-50 का। बहुत सारी ऐसी अनहर्ड कहानियाँ हैं सर जो सामने नहीं आती। बहुत सारे अभी भी ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर लड़कियां नहीं बोलती और नहीं बोल रही हैं सर, वो अखबारों की शायद सुर्खियां उसमें के बाद मौजूद होती हैं। कहीं पे हमें कत्ल मिलता है, कहीं पे खुदकुशी मिलती है, कहीं पे बच्चे बेचने की खबर मिलती है। सॉरी, मगर ये खबर है कि हैदराबाद में एक माँ ने अपने बच्चे के गले के अंदर जो है ना एक फॉर सेल का एक लगा दिया कि भाई ये बच्चे मैं पाल नहीं सकती, खरीद लो। तो ये कैसे हो रहा है? हो तो रहा है। ये अलग बात है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शायद हम ये कह रहे हैं नहीं अब नहीं हो रहा, नहीं हो तो रहा। तो मेरे ख्याल में जो मैंने अखज़ की है इस गुफ्तगू से सारी बात, कि वो लोग जो अपने अपने सोफ़ों पे बैठ के हर हफ्ते ड्रामों को क्रिटिक करते हैं और उन पे रिव्यू करते हैं, उनको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा। सर ये नहीं कि वो अब एक फाइनल डिसीजन दे दें, वो ज़रा वेट करें, हाँ। देखें कि कहानी में आगे क्या होगा, कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी। बिकॉज मुझे आपकी बातों से ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि अभी तो कहानी शुरू हुई भी नहीं। यस, अभी तो कहानी की बेस पिटी है। हम इसे कहते हैं तमहीद बांधना। अभी तो हमने तमहीद बांधी है, शुरू नहीं की है। शुरू नहीं की है। शुरू कब करेंगे? अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो एक्शंस होते हैं ना, देखें एक्शन का रिएक्शन है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। एक्शन का रिएक्शन वो पता चलता है आपको कभी कभी दिहाइयों के बाद। आपको नजर आता है अच्छा मेरे इस एक्शन से हुआ क्या है। वो एक डोमिनो इफेक्ट है ना, एक डोमिनो इफेक्ट गलत होता है और आप कहीं और पहुंच जाते हैं। तो वो देखना और दिखाना बड़ा ज़रूरी है, जो देखने के बाद मुझे पता है कि बहुत सारी चीखें निकलने वाली हैं। और जैसे जैसे वो चीज़ें निकलेंगी, मुझे क्योंकि अभी आई थिंक नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं और आप एक लंबी गुफ्तगू करें इसके बारे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को ऑन द स्पॉट नहीं रखना चाहिए जब तक आप उनका पूरा काम समझ ना चुके हों और जो वो पैगाम वो देना चाहते हैं समझ ना चुके हों। तो मेरे ख्याल में ये लंबी गुफ्तगू फिर हम करेंगे जब कफील रैप अप हो जाएगा। तब तक मेरे ख्याल में मैं नोट्स बनाता हूँ सारी किस्तें देख के कि ये सवाल जो आपके ज़हनों में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आप भी वो उनके नोट्स बना लें। और हम जब कफील ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने वाला नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा तब, हाँ तब हम बात करेंगे, तब हम मीसम से उन सारे सवालों के जवाब दें। थैंक यू वंस अगेन मीसम, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हम आपके अदाकारों को मेरा सेट भाई आज मैं डायरेक्टर हूँ, बस थैंक यू सर, जल्दी से लाओ स्लेट दो। मैं करूँगा। हाँ जी, आपको बाकी के लोगों से भी बुलवाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्कूल कॉलेज के इम्तिहान तो बड़े आसान होते हैं ज़ेबा बाजी, असली इम्तिहान तो जिंदगी लेती है। अरे ज़ेबा जो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो दो ना। मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? तो शॉपिंग के पैसे कहाँ से हैं? क्या जरूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे पूछने की कि मेरा बटवा कैसे गुम हुआ है? जामी भाई वो तो बहुत फनकार आदमी है। इस पूरी मार्केट से कितने पैसे लिए हैं उसने, आपको पता है? अगर पैसे से इतनी मोहब्बत थी तो ना बेचा तुम्हारा बाप पैसे। बार बार मेरे अब्बा के हवाले से इस तरह बात ना क्या करें। वाह वाह तो ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ इस वक्त कफ़ील के लीड एक्टर मौजूद हैं। दिखने में वो किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन कफ़ील में जो उनका रोल है, मेरा दिमाग जो है वो अब कन्फ्लिक्टेड है, मैं समझ नहीं पा रहा वो हीरो है हीरो नहीं है। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो किरदार है उनका वो हीरो नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि वो दिखते हीरो ही हैं बिलाखिर। आई हैव विद मी द वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल्सो अ फैंटास्टिक एक्टर बाय द वे, इमाद इरफानी। अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन। देखें, आई हैव टू से, जैसे मुझे ज़रूरत पड़ गई कहने की, वेरी गुड लुकिंग, बट आई हैव टू से वेरी फैंटास्टिक एक्टर। यार ये क्यों होता है आपके साथ, मुझे बताएं। ये मेरे साथ तो नहीं, ये तो हर किसी के साथ होता आ रहा है। गुड लुकिंग लोगों के साथ होता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड में चले जाएं, रॉबर्ट रेडफोर्ड, बॉडी ऑफ वर्क जो उनका है, लेकिन हमेशा उनकी लुक्स ने उनके काम को ओवरशैडो किया है। फिर आप पाकिस्तान में आ जाएं, जुनैद जमशेद साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स we've had, लेकिन हमेशा खूबसूरत ज्यादा है इसलिए। तो टॉम क्रूज जी, अब तक कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर नहीं है। आई मीन वो क्या है फिर? क्या करें वो क्या कर रहा है? वो फिर एक्टिंग नहीं कर रहा यार, इमाद क्या करें और यार। नहीं, I'm just saying कि ये मेरे साथ इतने बड़े लेजेंड्स के साथ अगर ये है तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? इमाद, people do take you seriously as an actor. I hope so. नहीं मतलब अगर मैं
जैसे पिछला आपका ड्रामा कभी मैं कभी तुम, ह्यूज ब्लॉकबस्टर Thank you. हिट, एंड देन ऑफ कोर्स अदील का जो आपने किरदार प्ले किया था, मेरा नहीं ख्याल किसी को इतराज था आपकी अदाकारी पे, या देखिए उससे पहले जलन जब आपने किया था Thank अगेन, you. यार उस Thank किरदार you. का क्या नाम था? Was he also an Adil? असफंदियार असफंदियार खान जी, थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट आई डू फुल टाइम। और फिर वही वाली बात कि आपकी मेहनत जो आप होमवर्क कर रहे होते हो, जो ऑफ सीजन में कर रहे होते हो, वो चीज़ें फिर बहुत नज़र आती हैं। सो आई जस्ट ट्राई टू अप्लाई माई सेल्फ एंड डू इट कन्विंसिंगली, जो भी मुझे दिया गया है। यहाँ पे मैं मीसम को एक ज़रूर क्रेडिट दूंगा, वो एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह जिस तरह एक उसको बजवा रहे होते हैं, उनका जो ये जामी जो उनका है, उनका विजन मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। एंड आई होप कि मैंने मीसम अगर मुझसे एग्री करें कि मैंने ठीक तरह से वो पोर्ट्रे किया कि नहीं किया। ये जो इस हफ्ते 2 एपिसोड्स आए हैं, एपिसोड्स नंबर 7 and 8, ये जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा यार this thing about Imad, whenever he takes on a negative, and you do that quite often, grey characters आप काफी करते हैं, you are very effortless at playing these characters. अच्छा, तो ये क्या इमाद के अंदर कोई ऐसे shades of grey you think are there in you? अब देखिए ना हसन, आपकी बॉडी, आपकी आवाज, आपकी इमोशनल लाइफ, एक्टर के पास यही 3 चीजें हैं। अब उनके थ्रू आपको वो पोर्ट्रे करना है जो भी स्क्रिप्ट की डिमांड जो है, सो आपके थ्रू आएगा। हर कोई और एक्टर ये कर रहा होता तो वो उसके थ्रू आता। तो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग, इंडिविजुअलिटी एंड योर द पोर्ट्रेयल ऑफ दोज इमोशंस थ्रू यू। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, तो हाँ मेरे इमोशंस हैं, बस क्या करूं, बस करना है मुझे, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो सवाल ये है कि डू यू रिलेट विद एनी इमोशन ऑफ जामीज एट ऑल? Oh, do I relate to or his any traits emotions? of his? Oh, well, देखें, पहले हसना में बहुत कॉम्प्लिकेट करता था चीजें। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पाइन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग एक्शन, बिल्डिंग और डिनाउंसमेंट क्या करनी है। अब मैंने उसको साइड पे कर दिया हुआ है। अब माय अप्रोच इज कि ये एक इंसान है और इंसान ही ऐसी हरकतें करते हैं, तो पोर्ट्रे करना है। वी ऑल हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड टू पोर्ट्रे देम इज व्हाट एक्टिंग इज फॉर मी। सो रिलेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तब जो पहली इंट्यूशन थी, दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, ये चैलेंज होगा क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी, इसकी सोच जो है मुझसे बहुत डिफरेंट है जो मुझसे है। तो फिर यू गो टू वर्क, यू टेक रेफरेंसेज, यू फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली कॉल मीसम के साथ हुई थी, तो उस पर मीसम ने कहा था, एनिमल वर्क, ऑब्वियसली मीसम का ताल्लुक बहुत मेथड एक्टिंग से है, तो उन्होंने कहा कि ये कमीलियन है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और अभी कल परसों मेरी माय सिस्टर सेंट मी अ वीएन एंड शी सेड द सेम थिंग कि हाँ ये जामी तो कमीलियन है। मैंने मीसम को कहा आके, ओह सर इट्स वर्किंग। सो कहने का मतलब ये है कि देन यू अप्लाई योरसेल्फ, फिर आपकी इमेजिनेशन एक्टिव होती है, फिर आप उस किरदार के कपड़ों में जब आते हो तो फिर यार सम मैजिक हैपेंस। और यहाँ पे मैजिक इस तरह हैपन होता है क्योंकि ये सेट जो है बहुत ही मेरे ख्याल में कंड्यूसिव है। आई फील वेरी रिलैक्स्ड हियर, आई फील वेरी कंफर्टेबल हियर। हमारे फ्रॉम द फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, फ्रॉम वार्डरोब, मेकअप, एवरीवनस कमिटेड। सो ये मुझे चीजें बहुत इंस्पायर करती हैं। Is it fun though, ये जो प्रोसेस आपने बताया है कि गिरगिट में आपने तब्दील करना अपने आप को? For me, it's all about the process, Hassan. Results आपके हाथ में। Is it a fun process? It has to be. If you have this privilege of being an actor, it has to be fun. I mean, चैलेंजिंग भी हो जाता है ना, daunting भी हो जाता है कभी। चैलेंज ना हो तो चीज का मजा क्या होगा? चैलेंज में ही मजा है। जो चीज आसान होगी वो आपके लिए यार अनइंस्पायरिंग सी चीज होगी। मेरे लिए एटलीस्ट अगर जो चीज चैलेंज करेगी मुझे, जो कि मुझे लगता है कि इसको अबूर करने के लिए मुझे अपने आप को, अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा, तो वो मुझे चैलेंज करती है। और वही वाली बात कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दिस इल्यूजन। हम इल्यूजन कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग डिसबिलीफ। और उस डिसबिलीफ को कितना कन्विंसिंगली, कितना ट्रूथफुली और कितना बिलीवेबल आपको पेश करना है, वहां पे फिर मेरे ख्याल से हर किसी के लिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ा आपका हथियार होता है, और एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, अभी तक जो फीडबैक मौसूल हुआ है कफील को और जामी को बिलखुसूस, कैसे असेस किया आपने उसे? Are you happy? I guess sister sent you that voice note and so. अभी ऑफ रिकॉर्ड हसन मुझे यही कह रहे थे कि इमाद आपके किरदार की हरकतें तो ऐसी होती हैं लेकिन somehow वो स्टैंड आउट कर जाता है। मैं ऑन कैमरा ये बात कहना चाहूंगा जो मैंने एग्जैक्टली इमाद को कही कि जब मैं टाइटल देखता हूँ कफील का, वेयर सनम एंड इमाद आर क्रॉसिंग पाथ्स,
एंड आई एम लाइक यार ये क्या खूबसूरत एक जोड़ी है और ये कितना हीरो दिखता है। एंड देन फिर मैं हरकतें जब देखता हूँ जामी की तो मैं अपनी थॉट को उसको क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैं कैसे इस बंदे की तरह वो इमोशन फील कर सकता हूँ। बट दैट्स यू इमाद, यू ब्रिंग दैट चार्म एंड दैट ऑरा टू अ कैरेक्टर हु आई एम सपोज्ड टू नॉट लाइक। थैंक यू सो मच। अगर आप इस जाविये से उसे देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसी जाविये से देखता हूँ, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग शायद इसी जाविये से देखते हैं। चले, आई एम ग्लैड। मैं बहुत इट्स वेरी हम्बलिंग कि आपने ये सब कुछ कहा। थैंक यू सो मच। लेकिन वंस अगेन अगर ये कोई और एक्टर कर रहा होता तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनाइयत इसको देता, अपनी इनफरादियत देता। मेरे थ्रू जो आपने जामी की जो पोर्ट्रेयल देखा है वो मेरे थ्रू है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग। हम यूनिक हैं, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि अपनी वीकनेसेस को काम करना वही आपको आगे लेके जाता है। और जामी was a big challenge. लेकिन once again मीसम and the whole crew जिन्होंने मुझे वो कैनवस दिया, पिच दी मुझे केस पे जाके, now it's your turn and do what you're supposed to do. इमाद, आपने ड्रामा लिखा तो नहीं है, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में पैदा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारा फीडबैक देख रहा हूँ यंगर ऑडियंस का, कि वो ये कह रहे हैं यार ये जो अब तक ड्रामे में हुआ है ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, बिकॉज 90s का टाइम दिखाया गया है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने लोगों की रिलेटेबिलिटी फैक्टर देखा है इन सोशल मीडिया, काफ़ी कहानियाँ हैं जो कि इस तरह की हैं। मैं भी शुरू में शायद इतना कन्विंस नहीं था कि ये शायद 60 और 70s में होता होगा, लेकिन मुझे जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं और जो लोग अपनी कहानियाँ पेश कर रहे हैं, तो नाउ आई एम लाइक ओके, ये चीज़ें हुई हैं। आज के दौर में भी आपको लगता है ऐसा होता होगा? आज का दौर ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दुनिया है प्री इंटरनेट और एक दुनिया है पोस्ट इंटरनेट। और आजकल के दौर में तो आपको मालूम है कि कितनी हर इंसान ऑनलाइन है, चाहे वो सेलिब्रिटी भी ना हो चाहिए। जामी ने किसी मोमेंट में अब तक ज़ेबा को क्या उस लाइट में नहीं देखा कि यार खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ताबेदार है इतनी, तो यार हाँ बीवी तो अच्छी साबित हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है ये उमेरा से हमें पूछना चाहिए। लेकिन once again, since ये As the actor playing जामी, यही मेरी जिम्मेदारी है उसको लाइफ देना। इसकी जो वजूहात जो मैंने अपनी इमेजिनेशन में सोची, वो ये हो सकती है कि इसके साथ कोई ना कोई अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा है इसके साथ। किसके साथ? जामी के साथ कुछ ना कुछ है। या तो इसको बाप से मारपिटी हुई है, या तो इसको बहन भाइयों ने बहुत बुली किया हुआ है, तो इसको एक कोई वो सबऑर्डिनेट मिल गया है अपने उस ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए, इवेंट करने के लिए। Once again, imagination goes to work. अस्मा के तो उंगलियों पे नाच रहा है, वो कह रही गोलगप्पे की प्लेट लेके आओ एक, और वो भागा अब इंसान है ना, वो उसको भी तो कोई प्यार की जरूरत है। तो जो आपने सवाल किया, मैं स्क्रिप्ट के प्रेमिसेस में ही रहूंगा, वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंडिकेशन है। जिस तरह वो अपनी बीवी ज़ेबा को ट्रीट करता है, मेरे ख्याल में इट्स वेरी रूथलेस, इट्स डिस्ट्रॉइंग समवन्स सेल्फ एस्टीम, इट्स गैस लाइटिंग, इट्स मैनिपुलेशन, इट्स नार्सिसिज्म ऑफ द नेक्स्ट लेवल। बट वंस अगेन, वंस यू टेक अ कैरेक्टर, आपके पास बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रहती उसको जज करने की। देन यू हैव टू डू इट, देन यू हैव टू डिलीवर। उसकी डार्क साइड, उसकी जो भी साइड आपको पोर्ट्रे करनी है, जो भी स्क्रिप्ट के अंदर है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप सर्वेंट होते हो स्क्रिप्ट के। आपका पर्पस वही है कि स्क्रिप्ट को कितनी ट्रूथफुली और कितना बिलीवेबल आप पेश करोगे। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू जस्ट सेड नाउ, कि एज एन एक्टर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ दिस सॉर्ट, you don't judge it, and I think that's fundamental, that's number one, कि यार आप जो किरदार प्ले करें, चाहे वो नेगेटिव हो, आप उससे रिलेट करें ना करें, आप उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वो किरदार निभा लेते हैं और आप स्क्रीन पे आते हैं, तो the first thing that the audience does is judge the character. Absolutely. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, यही तो खूबसूरती एक्टिंग की और स्टोरी टेलिंग की। लोगों को पता है कि कैमरे लगे हैं, लोगों को पता है कि पीछे लोग हैं, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, इसका नाम सनम है, इसका नाम इमाद है, लेकिन वो इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं उस कहानी में, और वो जजमेंट ट्रिकल डाउन कर जाती है एक्टर के ऊपर भी अक्सर। अभी तक आपने तो नहीं इसकी कोई फेस किया सच? नहीं, गॉड हैज बीन काइंड। आई मीन, कभी मैं कभी तुम भी जो कैरेक्टर था, उसमें भी कोई ना कोई शेड्स थे, लेकिन फिर जितना उसको इज्जत और सराहा गया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज का।
मैं यही समझता हूँ कि एक एक्टर के लिए रिस्क लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए रिस्क लेना तो बहुत ये क्या important हुआ, आपके ग्रे कैरेक्टर्स को भी लोग सराह देते हैं यार। है। क्या वजह है? ये वजह मुझे समझ आ जाए तो मैं क्या फिर, ये मुझे थोड़ा सा है, मुझे शक, मुझे पता है कि क्या वजह वो क्या वजह है? क्योंकि आप दिखते ऐसे हैं इमाद। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि टाइटल में व्हेन यू वॉक एंड यू क्रॉस पाथ्स विद सनम एंड माय हार्ट गोस लाइक, यार ये दोनों कितने, नो द इंटरेस्टिंग थिंग, जब कफील का पहला फर्स्ट लुक आया एंड I saw a lot of feedback and comments. The first reaction was that, you know, Sanam and Imad are looking so good together. Yeah, thank you. I think that is also a big pull for the audience. I think so. मेरे लिए भी सनम बहुत बड़ी पुल थी जामी को करने के लिए। So जो पेयरिंग है पहली बार हुई है, हमने एक कमर्शियल कोई 2-3 साल पहले किया था साथ, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीज़ें लेके चलना पहली बार हो रहा है। And I'll once again mention Sanam over here because ये आसान सीन्स नहीं थे जामी के करने वाले, लेकिन अगर आपका को-स्टार encouraging हो, वो आपको बेहतर करने पे वो करे, यानी cheer up करे, buck up करे, तो फिर ये पॉसिबल हुआ है। तो I'll give you more reason to mention Sanam। मुझे बताएं कि ऑफ स्क्रीन आपकी कैसी बॉन्डिंग है, दोस्ती है, जो ऑन स्क्रीन फिर ट्रांसलेट कर रही है। सनम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में। सनम मेरे ख्याल से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर आई थी, उन्होंने मॉडलिंग का आगाज किया था, तो वहाँ पे कुछ इंटरेक्शंस हुए थे। और 2005, 20 साल से जानते हैं आप? 2005 या 6 में जी। और उस वक्त भी कोई 1-2 कॉन्वर्सेशंस में उन्होंने मेंशन किया था कि वो एक्टिंग कर रही हैं, थिएटर कर रही हैं, और तब भी मुझे एक छोटा सा तजस्सुस हुआ था कि ओह ओके ठीक, वाओ, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड देन 2012-13 के अंदर जिंदगी गुलजार सुपर डुपर हिट। अब तब तक मैंने अपना एक्टिंग करियर भी शुरू नहीं किया हुआ था, तो प्लेइंग अलोंगसाइड सनम, आई थिंक इट्स अ बिग फेदर इन माय कैप। मैं ऑन द टॉपिक ऑफ कैप, यार अभी भी आपने टोपी पहनी हुई, आधी शक्ल आपकी छुप रही है। आप ऑडियंस कहेगी यार ये क्यों है? जामी करने के बाद मुझे शक्ल छुपा के ही फिरना है ना, आप ये भी तो अंडरस्टैंड करें जी। नहीं, इसकी असल वजह ये है कि वो अभी गेटअप अपना रिवील नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने टोपी पहनी हुई है। तो क्योंकि लोग पूछेंगे यार, वो मेरे से सवाल करेंगे, हसन आपने क्यों नहीं इमाद को कहा कि उन्होंने टोपी उतार दें? यार कैप, बस मैं कैप कलेक्टर भी हूँ, मेरे पास बहुत कैप्स हैं, तो मैं मोस्टली कैप्स में ही पाया जाता हूँ। अच्छा, विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे, एंड वी नो फ्रॉम द इनिशियल टीजर्स की कहानी में एक जंप आएगा एंड द स्टोरी विल मूव फॉरवर्ड अ फ्यू इयर्स, फ्यू नहीं, अ लॉट ऑफ इयर्स। What can you tell us about where the story is going? Obviously, without giving anything. मैं यही कहूँगा कि ज़ेबा की कहानी है, ज़ेबा की लाइफ के अंदर टर्बुलेंसेस, उसके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, पेन, उसके सैक्रिफाइसेस की ये कहानी है, और मेरे ख्याल में कहानी इन्हीं प्रीमिसेस में रहेगी। जी, तो ज़ेबा की कहानी तो जामी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जामी ज़ेबा की दुनिया जामी के इर्द गिर्द रिवॉल्व। जामी तो वहां पे आके वो काफी उतार चढ़ाव और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो ज़ेबा की जिंदगी के बेन ऑफ हर एग्जिस्टेंस हो गई ना जामी साहब जो हैं, तो बेन ऑफ एग्जिस्टेंस, इतना ही मैं हिंट दूंगा। यानी Are you watching कफील as a viewer as well? हम शूटिंग पे हैं तो यस आई एम, लेकिन उस कंसंट्रेशन फोकस के साथ मैंने नहीं देखा जो कि एक बड़े टीवी पे आराम से अपने घर में बैठ के आप देखते हो। So as a viewer, if I were to ask you, what's your take on why Zeba is stuck with this or choosing to stick with this guy in spite of all his flaws? What would you say? टाइम्स उस वक्त डिफरेंट थे, उस वक्त मायूब बात समझी जाती थी, खुला तलाक, लड़की का शादी से बाहर निकलना। तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटल प्रेशर्स थे जिसकी वजह से ज़ेबा जो है इस शादी में फिलहाल यानी है। तो फिर उस टाइम की कहानी अब क्यों बता रहे हैं 2026 में? एक सवाल ये भी मेरे ज़हन में। उस टाइम की कहानी हम अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं और वो रिलेट कर सकते हैं जो कि उनके साथ हुआ, जहाँ पे उनको अपनी हक़ खुद इरादियत नहीं मिली, अपनी फ्रीडम नहीं मिली और उनको अपनी आवाज़ नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं कफील के अंदर। जितनी मेरी आपसे गुफ्तगू अभी हो रही है और जो पहले भी हुई है, आपसे बात करके मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि यू समबडी हु ऑब्वियसली टेक्स दिस क्राफ्ट वेरी सीरियसली। और वो सीरियसली का मतलब ये नहीं होता कि आप सेट पे आए, टाइम पे आए, डिसिप्लिन है सब कुछ। आई गेट दैट फीलिंग दैट यू स्टडी एक्टिंग एंड यू हैव एकेडमिकली ऑल्सो इन अ वे कि यू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये है क्या, ये क्राफ्ट क्या है।
तो उस तनाजुर में अगर मैं आपसे पूछूं, जो ड्रामे बन रहे हैं हमारे यहाँ, जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, आप देखते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने भी इसी इंडस्ट्री में काम करना है, सो उसके ऊपर आपकी कितनी लेट्स से वो हॉक आई व्यू कितना रखा हुआ है आपने? मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन कभी कभार ग्लिम्पसेस देख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि ऑनेस्टली मेरे काम की नौयत भी ऐसी है कि आई हैव टू, अगर मैं शूट नहीं भी कर रहा लेकिन आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। जहाँ तक देखने का और फॉलो करने का ताल्लुक है, नहीं, मैं एपिसोड एक पूरा फॉलो नहीं करता, लेकिन आई डू, मुझे पता होता है कि क्या आ रहा है मार्केट के अंदर और किसका ट्रेलर अच्छा है, कौन सी पेयरिंग आ रही है। हाँ, यू कैन से, बिकॉज अगर आप एक एक्टर हो तो आपकी सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो आपको मेरे ख्याल में मालूम होना बहुत जरूरी है। एंड हाउ डू यू गेज इट? आई थिंक जो भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस काफिले में निकलकर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान इसी तरह आगे जाए, पाकिस्तान की ये आर्ट्स एंड कल्चर इसी तरह आगे जाएगा। वी नीड मोर पीपल, वी नीड मोर एजुकेटेड पीपल, वी नीड पीपल हु आर एंथुसियास्टिक अबाउट इट, यानी उनका पैशन है ये करना। तो जो भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज एक्टर्स यू हैव टू हैव अ वेरी थिक स्किन, बिकॉज आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, टू अ लॉट ऑफ हेट, at times a lot of love also. So you have to take the good ones with the bad ones, and I can relate to every actor out there, because acting, end of the day, is not an easy job, I think. Yeah, I can imagine. What is your process of picking a character? क्योंकि अगर मैं trajectory की बात करूं तो आप इससे पहले कभी मैं कभी तुम a grey character, जाने जहाँ अगेन वाज सॉर्ट ऑफ ग्रे, उससे पहले अगर चले जाएं जलन, तो मतलब वो तो बिल्कुल ही अलग एक था। हाँ, तो अगर बैक टू बैक मैं सारे किरदार देखूं, इट अपीयर्स के द नेगेटिव और द ग्रे कैरेक्टर्स आर स्पीकिंग टू यू मोर, या आर यू बीइंग ऑफर्ड सच कैरेक्टर्स मोर? व्हाट इज इट? सिंस आपने कोई पिछले 6-7 साल का तस्करा किया, तो उस वक्त तो आप कह सकते हो कि या मुझे था कि जो ऑफर हो रही है, मुझे प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं उसके। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि एक चीज या दो चीजें नहीं मुझे देखनी होती, मुझे एटलीस्ट कोई हसन 7 से 8 फैक्टर्स को देखना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को साइन अप करने से पहले। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट, राइटर, कैरेक्टर, को स्टार, द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑल्सो, देन मौसम कैसा है, अच्छे मौसम में शूट करना, बिकॉज मैं आई स्वेट अ लॉट। मेरे लिए मई, जून, जुलाई में शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मौसम कैसा है, ऑन सीजन है, इसको ऑन सीजन कहते हैं जी। और देन इमेज के साथ कैसा जा रहा है, एज एन एक्विटी, एज एन एक्टर, हाउ इज इट गोइंग विद माय इमेज। बहुत चीजें सोचते हैं इमाद आप यार, मेरा नहीं ख्याल और कोई एक्टर इतना सोचता है कोई कैरेक्टर पिक करने से पहले। चले यार आप थक नहीं जाते इतना सोच के? नहीं, मेरे पास टाइम बहुत होता है ना, तो मैं फिर नहीं तो that's a lot of thinking, man. वेल हमेशा से यही कोशिश की है कि थोड़ा सा इलूसिव रहूं, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव काम करूं। ये बस बचपन से अपने जिन आइडल्स को आइडलाइज किया, उनकी ये अप्रोच हुआ करती थी, तो फिर मेरी भी हमेशा से यही अप्रोच रही है। अगर आप कोई 10-11 साल पहले जब अपने करियर का आगाज किया था, तब भी मेरी यही एवरेज थी 1.5 से 2, मैक्सिमम 2-2.5। अब पिछले 6 साल में एवरेज इज 2 साल में 1 साल में 1। तो at what point do character traits start mattering to you? कि यार कि इस किरदार, ये ग्रे है, ये पॉजिटिव है, दैट इज के चैलेंज कितना है इसमें मेरे लिए, इसलिए आप ज्यादा ग्रे उठाते हैं? क्योंकि आप चैलेंज के थ्रू ग्रो करते हो, इसलिए मैं ग्रे उठाता हूँ। पता नहीं, ये मुझे बात नहीं पता। नहीं, मेरा सवाल ये कि आपको ऑफर ज्यादा ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं या आप खुद से ग्रे कैरेक्टर ज्यादा? हसन, मैंने आपको यही कहा ना, पूरा पैकेज होना चाहिए, यानी पूरा पैकेज, यानी ये लेट्स से कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन जो टीम है वो थोड़ी सी यानी अच्छी होगी, लेकिन मेरे लिए वो एलियंस हैं, मैं शायद उनके साथ नहीं जेल कर पाऊंगा। जहां तक योर क्वेश्चन वाज प्रिसाइसली about the ग्रे कैरेक्टर्स, आप ज्यादा शौक से you opt for ग्रे कैरेक्टर्स, जले पैकेज है। चैलेंज इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर चैलेंज इज नॉट कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है वो नहीं। एक एक्टर हो तो फिर आपको एक दिन डॉक्टर करना है, एक दिन चोर करना है, जज नहीं। आपका दिल नहीं चाहता आप पहाड़ों पे जाएं और कोई दरख्त? अभी मैं गया था ना कफील में। लेकिन आप जाएं, आपको गाने शाने गाएं कोई, उसमें आप
अच्छे हस्बैंड बन के टिफिन पकड़ के सुबह सुबह आप गाड़ी में बैठ के इस तरह की चीजें मैंने की हुई हैं, की हुई हैं, I know की हुई की हुई हैं। हाँ, बस वापस ये नहीं आपका समझ दिल चाहता कि यही मैं समझता हूँ कि good husband role में play शायद करूं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और ऑडियंस को जो जिनका फ्यूचर मेरा फ्यूचर जिनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, शायद मैं कन्विंसिंग लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ शायद। नहीं तो हाँ। उसका एक उसका जो एस्पेक्ट है वो शायद ये भी है कि यार कि हिमात को अगर हम कंसिस्टेंटली देखेंगे ग्रे या नेगेटिव जोन में, तो वो टाइप कास्ट वाला भी एक एलिमेंट आ जाता है। आई थिंक यू विल हैव टू ब्रेक दैट मोल्ड एट सम पॉइंट। आई थिंक अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। जिस तरह मैं और आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब ये ऑन एयर होगी तो लोग देख लेंगे कि असल में इस आदमी की शख्सियत ये है और टीवी पे ये जो कर रहा है, अच्छा। किरदार निभा रहा है। आई थिंक अब हमारी ऑडियंस काफी इंटेलिजेंट हो चुकी हुई है। जो चीजें हमने पड़ोसी मुल्क या हॉलीवुड में देखी हैं कोई 30-40 साल पहले, एंटी हीरो वाली, तो ये चीजें मेरे ख्याल से But यहाँ पे as fans, there is also that expectation. You want to see your favorite actor in different roles. हाँ जी, और मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी हाँ, diversity is also key. वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंस यू हैव टू लव बीइंग एन एक्टर, आई मीन कितना बड़ा प्रिविलेज हो सकता है कि मैं अपने काम के बारे में हसन के साथ यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ और उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे हम जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखिए मेरी अप्रोच ये होती है कि जो भी मैंने पीछे कैरेक्टर किए वो उससे कुछ हटके हो। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल अदील की। अब ये जामी जो है अदील से बहुत हटके है। कोशिश बस यही होती है कि आपका जो अदील अमीर बहुत था। हाँ, इस सेंस में तो बहुत मुख्तलिफ है भाई। जामी की जेब में पैसे नहीं और अदील ने तो बहुत ही घपला कर लिया था। बस क्या करें जी, हम राइटर ने जो लिखा है उसको लेके चल रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो फिर जो मीसम से मेरी बात हुई थी उस पे जो हमने एग्री किया था कि क्रक्स इस कैरेक्टर का होगा कि ये अनपूत होगा और इसकी उल्लड़पन होगा इसके अंदर। तो फिर कोशिश वही की कि किसी तरह जो मेरे थ्रू उल्लड़पन हो सकता है, जो मेरे थ्रू आप कह सकते हो कि एक अनकूथ बिहेवियर जो होगा वो होगा। और फिर मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं इंग्लिश कहीं नहीं बोली, मैंने नहीं बोली आप जी, मेरी कोशिश थी। तो वो भी एक कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप कर सकते हो, जहां तक जो ये शायद ताल्लुक ऑडियंस है- इतना नोटिस भी ना करे। मेरे ख्याल से हाँ, ये चीजें कॉम्पाउंड होके लेकिन इम्पैक्ट करती हैं। बस यही होता है कि जो पीछे की है उससे डिफरेंट बातचीत हो, उससे डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज हो, उससे डिफरेंट एक बिहेवियर हो, लोग डिफरेंट हो, ताकि कोई वेरिएशन या डाइवर्सिटी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो। अच्छा, अब इंक्रीजिंगली मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से दो स्कूल्स ऑफ थॉट एवोल्यूशन में आ रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है यार कि ड्रामों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि वो ऑडियंस को एजुकेट भी करें, इन्फॉर्म भी करें और जो सोसाइटी में द इल्स ऑफ द सोसाइटी उनके लिए उनका कोई सोल्यूशन भी दें। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये ड्रामा ड्रामे की तरह देखो भाई, उसका काम है एंटरटेन करना और आप एंटरटेन हो, महसूस हो, मैन दैट्स अबाउट इट। व्हाट्स योर टेक ऑन इट एज एन एक्टर हु सो सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट? आई थिंक दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स ठीक हैं, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। जो समझते हैं कि एक एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए और कुछ समझते हैं एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, दोनों ठीक हैं, दोनों का मिक्स हो सकता है। और हमारी इंडस्ट्री इसी तरह फ्लरिश करेगी अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट व्यूअर्स को टैप करेंगे, जिनके पर्सपेक्टिव हम लेके अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। And stories like Kafil do tap into both dimensions, right? आई गेस जी, है ना? I guess आखिरी so, मैसेज आप ऑब्वियसली अभी हमें नहीं पता कि खत्म कैसे होगा ड्रामा और आगे चल के क्या होगा, तो उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ। ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस था सनम के साथ काम करने का, मीसम के साथ काम करने का, एंड अभी we're not at liberty to disclose, but there are so many other actors that you worked with on this set. कैसा था कफील को, कैसे आप सम अप करेंगे? अभी तो चल रहा है आपका शूट। हाँ जी, मेरे लिए हसन हर चीज ही प्रोसेस है। जो जर्नी आप एक निकलते हो, 5-6 महीने का जर्नी होता है। जिस सफर पे आप निकलते हो उसमें जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, मेरे ख्याल से उनसे रैपो बिल्ड करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जहां तक एक्सपीरियंस रहा, मीसम एब्सोल्युटली फैबुलस डायरेक्टर। उसके अलावा हमारे फर्स्ट एडी जैन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। मुबशर सेकंड एडी हमारे, उनकी कंटिन्यूटी से लेके स्क्रिप्ट उनको पिया हुआ उन्होंने स्क्रिप्ट, इमाद भाई इसके पीछे ही हुआ, आगे ये होगा, तो मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर आई एम वेरी रिलैक्स्ड। फिर स्पेशल शाउट आउट टू वार्डरोब वाले ताबीर एंड अमजद। इन लोगों ने, यानी इसको मैं स्टाइलाइज खास नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बेसिक रखा है, लेकिन जामी को एक उन्होंने डेप्थ दी है। इसको हम स्टाइलाइज नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ पे प्रेमिसेस में रहते हैं उसको डेप्थ दी है। सो मेरे लिए जर्नी हैज बिन अनफॉरगेटेबल। मेरे लिए वंस अगेन कभी मैं कभी तुम के बाद फॉलो अप अपने दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट था।
But I think this journey of Kafil with Big Bang Productions has been absolutely memorable, and I will cherish a lot of memories. Big Bang is like your home ground, ना? You keep on working with Big Bang. बस मेरा पर्पल फेज भी उनके साथ स्टार्ट हुआ है. जो आपने फैक्टर्स बताए थे सारे, वो मेरे ख्याल में सब टिक मॉनेटरी से लेके और बाकी सब. I believe in associations and relationships, so अच्छा एक relationship इनके साथ एक ताल्लुक बन चुका हुआ है. I think if I'm not mistaken, you do share a very special bond with Fahad, and I see you like even when you guys meet. जो हाँ जी, फहद का मेरे करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. चीख के टाइम से लेके जलन, फिर जब मैंने 4 साल की ब्रेक ली, फिर कभी मैं कभी तुम अपने उस प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर मुझे चांस देना, और उसके अंदर पहले एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत और एक्टर की हमारी वो थी मुलाकात थी, लेकिन इस बार 8-8 9-9 घंटे साथ गुजरना, तो कभी मैं कभी तुम के बाद हम मेरे ख्याल में मुंह बोले भाई बन गए हैं. मुस्तफा और अदील. वाह 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 वाह. और ऑफ स्क्रीन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा. आप दोनों. फहद मेरे हीरो हैं हमेशा से. मुझे याद है 2007 या 8 में मैं ऑफिस में लैपटॉप पे बैठा हुआ था, तो इनका एक म्यूजिक वीडियो आई थी, साकिब मलिक ने डायरेक्ट की हुई थी किसी टेलीकॉम के लिए, एंड वहाँ पे पहली बार मैंने फहद को देखा था. मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, आई वाज लाइक यार वाओ, दिस गाय इज समथिंग. मुझे नाम नहीं आता था उनका उस वक्त. हाँ, और बाद में मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के बहुत ही नामवर एक्टर हैं. तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड माशाल्लाह तब से लेके अब तक ही इज द वे दैट ही इज grown leaps and bounds. अच्छा इमाद, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इफ आई एम एट लिबर्टी टू आस्क दैट क्वेश्चन? एक आपकी फिल्म बड़े अरसे से फंसी हुई है, हमें बड़ा इंतजार है उसका. अच्छा सही, ठीक. उसके बारे में कोई तबसरा करना चाहते हैं आप? आप चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ. मैं चाहता हूँ आप करें प्लीज. वो शुएब मंसूर साहब ही आपको उसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं. मैं उसमें हाँ एक लीड के तौर पे था, लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ बहुत सी वजूहात की वजह से रिलीज नहीं हो सकी, और जहाँ तक उसके रिलीज होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में. कभी रिलीज होगी? अभी फॉर नाउ देयर इज मेरे ख्याल में एक चीज, अगर कोई 6 साल से प्री से लेके शूट से लेके और पोस्ट जो भी कह लें आप, हाँ, उसमें रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें एक्शन और वक्त ज़्यादा साफ वाज़े तौर पे बताता है. इससे बेहतर है कि मैं कुछ कहूँ उसके बारे में. ठीक है. एंड सो एज फार एज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज 2026 हैज जस्ट स्टार्टेड. हाँ जी. आपने प्लान कर लिया है ये पूरा साल और अगला साल? आई एम श्योर यू नो यू हैव अ बिजी टाइम अहेड, या आपने अभी तक नहीं सोचा? आपने हर पल ये हाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना. हाँ, ऐसे ही है. तो मैं इसमें ही बिलीव करता हूँ. थैंक यू सो मच इमाद, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर चैटिंग विद यू. थैंक यू सो मच हसन, वाज लवली स्पीकिंग टू यू. हमेशा 5 years and 4 months है ना. लास्ट वी स्पोक वाज आफ्टर जलन, September 2020. देखें यार, इमाद को ये याद है, ना सिर्फ ये थिंकिंग एक्टर है, ये एक ऐसे एक्टर हैं कि जिनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग है. मुझे बहुत मजा आया इमाद आपके साथ. लाइंस नहीं भूलता मैं. लाइंस भी नहीं भूलते और बातें भी नहीं भूलते, और मोर देन एनीथिंग एल्स आई गेट टू लर्न सो मच एवरी टाइम वी हैव अ अच्छा वाओ, द फीलिंग्स म्यूचुअल हसन. थैंक यू. सो इट्स अ प्लेजर एंड कांग्रेचुलेशंस आपको बस के इस सीट पे बैठने का. थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन बस टुडे. एंड आई होप दैट मेरा डेब्यू है आपके साथ बस. इंशाल्लाह सून वी विल हैव यू अगेन. नहीं, वुड लव टू सिट विद यू. बिग बैंग के तो आपने प्रोजेक्ट्स करने ही हैं, तो बस पे आप आना जाना चलता रहेगा. ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको इस एपिसोड के शुरू में बताया था, अगले हफ्ते भी हम आपको दोबारा कफील के सेट पे लेके आएंगे, और कुछ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के सरप्राइजेस हैं जो कि अगले हफ्ते हम रिवील करेंगे. तो आपने बस के साथ जुड़े रहना है. अगले हफ्ते आपसे दोबारा बस के सेट पे मुलाकात होगी. सनम सईद से आपकी मुलाकात कराएंगे, और उसके अलावा बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सरप्राइजेस हैं वो भी रिवील करेंगे. तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.